हेलो एवरीवन, आज हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ये लॉ ऐसा है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में हमें ये बताता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं कि आखिर दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये किससे पता चलेगा हमें? कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ बहुत सारी सिमिलरिटी शो करता है ग्रेविटेशनल लॉ से, न्यूटन्स का। उसमें क्या था, दो मासेस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये हमें पता चलता था। इससे हमें क्या पता चलेगा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे ऑपरेट हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, वो हमें कूलम्ब्स लॉ से पता चलेगा। तो कूलम्ब्स लॉ हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इसमें दो लॉ बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये, दो लॉ। कूलम्ब्स ने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और चार्जेस के बीच के फोर्स को फाइंड किया टॉर्सन बैलेंस से। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने दो लॉ दिए। पहला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। अट्रैक्शन किसके बीच होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, और रिपल्सन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच। तो वैसे ही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये दोनों लाइनें आप याद रखना, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि स्टेशनरी, मूविंग चार्ज के लिए नहीं है लो, इसकी लिमिटेशन आप कह सकते हो। ये पहला ये, और दूसरा पॉइंट चार्ज। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लो नहीं है, पॉइंट चार्ज के लिए बहुत छोटा सा चार्ज, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चार्ज के डायमेंशन से बहुत बड़ा होना चाहिए, तो हम उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, और ये स्टेशनरी होना चाहिए। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, पहला लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो पहला लॉ ये कह रहा है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उनके मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। पहला लॉ क्या कहता है कि जो दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, वो जो फोर्स होगा उन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट किसका, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का। ये पहला लॉ। दूसरा क्या बोला कि इनके बीच का जो फोर्स है वो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर क्या है, डिस्टेंस है, स्क्वायर और इन्वर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्ज हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो पहला लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2 के। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R स्क्वायर के, इनके जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब K क्या है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कौन हटाते हैं सिंबल को तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो K है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। पहला लो हमने ये पढ़ा, दूसरा लो हमने ये पढ़ा, इन दोनों को मर्ज कर दिया तो ये बन गया, और हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, इज इक्वल टू लाना था, तो यहाँ पर एक K दे दिया कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको इसलिए ऐसा नाम दे दिया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम मेजर कर रहे हैं ना, इसलिए। अब देखो ये K क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा होगा जो G होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी मीडियम में ले जाओ, किसी भी अलग यूनिवर्स में ले जाओ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ये K है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉज में क्या पढ़ा था, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो G है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो K है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कुछ सिमिलरिटीज भी दिख गई, जैसे m1 m2, तो यहाँ पर Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये दो सिमिलरिटीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो मास ले लिए m1 और m2,
वो किसी भी मीडियम में रख दो, वाटर में रख दो, एयर में रख दो, किसी अलग मीडियम में रख दो, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा अगर डिस्टेंस सेम है तो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा नहीं है। अगर इन दोनों चार्जेस को आप एयर में मेजर कर रहे हो, फोर्स आया F, अगर इन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस में वाटर में रह जाएं तो इनके बीच का जो फोर्स है वो F नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो K पे डिपेंड करता है, और K किस पर डिपेंड करता है? इस पर, ये बताऊंगा मैं क्या है। और ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। तो ये अलग हुआ अलग अलग मीडियम का, तो ये अलग अलग मीडियम का अलग, तो फोर्स भी अलग 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 मीडियम का अलग, ये अलग तो ये अलग, ये अलग तो ये अलग, ऐसे। अब ये क्या है? हमने K लिखा, इन दोनों लॉ से हमने ये डिराइव किया, सिंबल हटाया प्रोपोर्शनलिटी का तो K डाल दिया। K क्या है? 1/4πε। ये कहाँ से आया हमको नहीं जानना है, बस हमें पता है कि K = 1/4πε होता है। ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मीडियम कितना परमिट कर रहा है इस फोर्स को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? K को हम हटा के ये लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हो गया फोर्स का जनरल फॉर्मूला किसी भी मीडियम के लिए। E क्या है? अगर हमने जो मीडियम लिया है उसकी परमिटिविटी रख दो, फ्री स्पेस तो फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, वाटर या कोई भी अदर मीडियम हो उसकी परमिटिविटी रख दो, चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होता, मतलब अगर डिस्टेंस सेम है, m1 m2 सेम है, तो उतने डिस्टेंस पर किसी भी मीडियम में रख दो फोर्स सेम आएगा, लेकिन इसमें नहीं, मीडियम चेंज तो फोर्स चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये K है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये G है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता मीडियम में, इसलिए। अब देखो, अब हमें ये वाला चीज़ हम बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं E एप्सिलॉन में, ER में, K जिसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं वो सब में, तो वो सब में कन्फ्यूज नहीं होना है। पहला फॉर्मूला में कौन सा याद रखना है? ये जनरल फॉर्मूला है हर एक मीडियम के लिए। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? F = 1/4π Q1 Q2/r²। ये जनरल फॉर्मूला है। अब मान लो कि अगर हमने दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है, हम इसी केस को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वाटर को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो हमें क्वेश्चंस आएंगे और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्पेस में होता है, एयर में, वैक्यूम में, एनवायरमेंट में, इसलिए तो हम वाटर का नहीं ले रहे हैं, हम ये इस केस को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर फ्री स्पेस में हो रहा है तो हम परमिटिविटी किसकी रखनी है? मीडियम की। मीडियम क्या है? फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन, आप जानते होंगे इसको, इसकी वैल्यू इतनी होती है। K का क्या होता है? 1/4πε। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या 3.14, तो K की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 × 10⁹। तो हमने फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू निकाल ली 9 × 10⁹। अब हमें ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि जो सम्स दिए होंगे उसमें मेंशन किया होगा कि ये दो चार्जेस फ्री स्पेस में, और मेंशन नहीं किया है तो भी हमें कंसीडर करना है कि मीडियम कौन सा ले रहे हैं? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम, दोनों वही चलता है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू ये रख दें यहाँ पर, तो K की वैल्यू 9 × 10⁹। तो अब हमें याद रखना है कि जो K की वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए क्या है? 9 × 10⁹। चार्ज तो दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई फ्री स्पेस की, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। क्या ये केस सबके लिए यही है? नहीं, सिर्फ फ्री स्पेस मतलब एरिया वैक्यूम के लिए है। अगर वाटर का होता तो K की वैल्यू हम 9 × 10⁹ नहीं रखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर E की वैल्यू E0 नहीं, कुछ और होता उस मीडियम का। तो यहाँ पर हमें पता चल गया एयर के लिए क्या रखना है? K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 जो दिया हो और डिस्टेंस जो दिया हो। जनरल फॉर्मूला ये है, फ्री स्पेस के लिए ये है। तो फिर एनी मीडियम K क्या हो गया? F क्या हो गया? 1/4πε0, उस मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2/r², और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट। हमने ये क्यों लिख लिया? क्योंकि मैक्सिमम सम्स हमें इसमें मिलेंगे, इसलिए। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फोर्स लगता है, इसको कौन समझाता है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का होगा, कितने डायरेक्शन का होगा। अब मैंने यहाँ डायरेक्शन के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे
तब हमें वहाँ पे डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये फोर्स लग रहा है इतने मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया कि इतने मैग्नीट्यूड का, कितने न्यूटन का, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं चला। वो डायरेक्शन भी हम पता किस में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी हमने क्या मिला, मैग्नीट्यूड। तो कूलम्स लॉ में बताता है कि दो चार्ज हैं, उनके बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टॉर्सन बैलेंस से, तो उन्हें दो चार्जेस के बीच का फोर्स मिला। इस फोर्स से और एक्सपेरिमेंट किए और उनसे पता चला पहला कि उसका जो फोर्स है उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, पहला। दूसरा कि उनका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को हमने मर्ज कर लिया तो क्या बन गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, ये ऊपर ये नीचे। अब हमने ये सिंबल हटा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इज इक्वल टू डालना था, इसलिए यहाँ पर एक हमें के डालना होगा। ये हम बहुत सारे जब डेरिवेशन करते हैं 11th में भी, तो हम ये हटाकर के लिखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर के को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं ना, इसलिए के। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फोर्स जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं ना तो सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू कुछ होती ही नहीं है, जी होती है हर जगह सेम, तो हम डायरेक्ट जी रखते हैं। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो आया इलेक्ट्रोस्टेट्स में वो ग्रेविटेशन में नहीं आता, इसलिए हमें थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल सा लगता है, और ये वाला इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैंने ये भी आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फॉर फ्री स्पेस E की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड इतनी, कूलम ये यूनिट लिखा हुआ है। फ्री स्पेस के लिए इसके अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे तो k की वैल्यू में मिल जाएगी। ये हमें याद रखना है, क्यों कि मैक्सिमम सम्स में यही दिया होगा। अब एक किसी भी मीडियम के लिए जनरल फॉर्मूला है, और अगर फ्री स्पेस की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला, और इसके जगह आप क्या रखोगे, 9 × 10 की पावर 9, दो चार्जेस दिए होंगे, डिस्टेंस दिया होगा, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि दो चार्जेस के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो कितना होता है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर, उससे हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।